नमस्कार दोस्तों, अंडमान ट्रैवल व्लॉग के एपिसोड 13 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अंडमान ट्रैवल व्लॉग में हम 2 दिन शुरू के हैवलॉक आइलैंड, उसके बाद में 1 दिन नील आइलैंड और फिर हम आ गए थे पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में आज हमारा ये तीसरा दिन है और इससे पहले वाले दिन हम लोग सेलुलर जेल घूम चुके हैं और सेलुलर जेल घूमने से पहले हम लोग गए थे समुद्र का मरीन म्यूजियम। और दूसरे दिन हम लोगों ने चाथम सॉमील देख लिया है अभी तक। उसके बाद हम रॉस आइलैंड के लिए अबरदीन जेट्टी पर गए थे, लेकिन अबरदीन जेट्टी पर अभी फेरी ऑपरेट नहीं हो रही है, तो वहाँ से हमने ऑटो बुक कर लिया था 500 रुपये में। उसके बाद हम चाथम सॉमील गए थे, एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम गए थे और अभी हम जा रहे हैं कार्बन कोव बीच की ओर। कार्बन कोव बीच थोड़ा आउटर में पड़ता है पोर्ट ब्लेयर से। और ये दोस्तों जो अभी बिल्डिंग आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये रामकृष्ण मिशन वाली बिल्डिंग है। रामकृष्ण मिशन का एक यहाँ पर यूनिवर्सल टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार, वो इधर बीच की साइड, इधर मरीन ड्राइव की साइड में, ये इस साइड में है दोस्तों। और ये मरीन ड्राइव लगभग फुटपाथ जो आप किनारे देख रहे हैं, बढ़िया टाइल लगा हुआ, मार्बल लगा हुआ है और किनारे LED लाइट लगी हुई है। ये लगभग 4-5 किलोमीटर लंबा है। ये तिरंगा मेमोरियल सामने आ रहा है, वहाँ से लेकर के और अबरदीन जेट्टी तक ये पूरा ड्राइव जाता है। लोग शाम के समय इस पर वॉकिंग करते हैं और आधा अभी निर्माण कार्य चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इसी में रास्ते में मरीना पार्क भी पड़ता है आगे, मतलब बैक साइड में। और हम अभी जिस रास्ते पर जा रहे हैं, ये रास्ता पूरा समुद्र के किनारे किनारे ही जाएगा, लगभग 5-6 किलोमीटर दूर तक। और वहीं पर जाकर कार्बन कोव बीच है और उससे आगे चले जाएंगे तो चिड़िया टापू आ जाएगा। तो समुद्र के किनारे जो ये फुटपाथ का काम चल रहा है, देखिए मशीनें खड़ी हुई हैं। तो जब यहाँ पर लो टाइड होता है तो उस समय ये काम चलता है और जब हाई टाइड होता है तो मशीनें बाहर आ जाती हैं। और सामने हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है, यही है तिरंगा मेमोरियल पॉइंट। इस पॉइंट पर सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में पहली बार भारत की भूमि पर तिरंगा झंडा फहराया था। तो यहाँ पर मेमोरियल बना हुआ है और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लिखा हुआ है। इस दिन का महत्व लिखा हुआ है कि जब पहली बार झंडा फहराया था तो उस समय का जो दिन था उसके बारे में यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है। आप जो 11वां ब्लॉग है, 10वां ब्लॉग, 11वां ब्लॉग, उसमें देख सकते हैं। वहाँ पर हमने ये तिरंगा मेमोरियल पूरा कवर किया है। और उसके बगल में ये मंदिर है, ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर लग रहा है, द्रविड़ वास्तुकला में बना हुआ है पूरा मंदिर। और ये सीधा रास्ता गया हुआ है कार्बन कोव बीच की ओर। तो दोस्तों, शुरू से हमारा प्लान ये था कि हम गोगो बस में एक बार घूमेंगे, लेकिन हमें गोगो बस दिखी ही नहीं थी रास्ते में। और ये देखिए दोस्तों, रास्ते में एक होटल दिखा है, काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है बाहर से, लेकिन ये समुद्र के किनारे है तो इसका जो बैकयार्ड होगा या होटल के कमरे की जो विंडो होगी उससे बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता होगा। अब हम दोस्तों एक जगह पर रुके हैं, ये देखिए समुद्र थोड़ा लो टाइड चल रहा है तो उसकी वजह से पत्थर पूरे बाहर दिख रहे हैं और सामने जापानीज बंकर बना हुआ है। तो ऑटो वाले ने हमें बोला था कि रास्ते में जहाँ जहाँ जापानी बंकर दिखेगा वहाँ पर मैं रोक के आपको दिखाता हुआ चलूँगा। तो इस तरह के और भी बंकर रास्ते में मिलेंगे तो वहाँ पर भी वो रोक के हमें दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, समुद्र का किनारा कहीं कहीं पर सूखा आपको दिख रहा होगा, ये लो टाइड की वजह से है। और लो टाइड का मतलब ये नहीं है कि समुद्र में हलचल धीमी हो जाएगी या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लो टाइड हो या हाई टाइड हो। हाई टाइड में पानी ज़्यादा ऊपर उछाल समुद्र के बाहर आने लगता है, जो समुद्र का सीमा है, लेकिन लो टाइड में भी पानी की रफ्तार तेज़ रहती है। तो इस वजह से अभी रफ सी इस समय का पीरियड चल रहा है। इस समय कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं होगा, छोटी नाव नहीं जाएंगी, मछुआरे भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम जहाँ पहुँचे हैं ये है साइंस सिटी। साइंस सिटी का बोर्ड लगा हुआ था, तो हमारे जो ऑटो वाले से बात हुई थी उसमें साइंस सिटी इंक्लूड था। तो हमने कहा कि हम 10 मिनट में इसको देख कर आते हैं वीडियो बनाकर, लेकिन इसके अंदर हमें कोई दिख ही नहीं रहा है। टिकट काउंटर पर हमने देखा दोस्तों तो वहाँ पर कोई है नहीं, शायद लंच टाइम हो गया होगा क्योंकि अभी 1-1:15 बज रहा है। तो हम ये देख लीजिए आप, साइंस सिटी है यहाँ का। तो हम चलते हैं अब आगे, क्योंकि यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं। साइंस सिटी के अपोजिट में बैठने के लिए बना हुआ है। दोस्तों, साइंस सिटी के बाहर रोड पर जो बैठने की व्यवस्था है और पार्किंग की व्यवस्था है
उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रस आता होगा, क्योंकि लगभग 20-25 गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह है। उसके साथ आरओ का एक छोटा सा वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है, जहाँ पर आप पैसे दे के पानी खरीद सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए जब भी आप पोर्ट ब्लेयर घूमने निकले हैं तो एक बार कार्बन कोव बीच ज़रूर जाइए। रास्ते में आपको ये इस तरह के जंगल भी दिखेंगे, तो जंगल में भी आप रील वील बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और जगह जगह से आपको ये समुद्र झांकता हुआ नज़र आ जाएगा। स्कूटी से आ रहे हो तो आप जहाँ चाहें वहाँ रुक सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक और बंकर हमें दिखाया ऑटो वाले ने। ये सारे बंकर लगभग पहाड़ी के अंदर बने हुए हैं, पहाड़ को अंदर से खोद के। जो हमने चाथम सॉमिल में इससे पहले वाले 12वें ब्लॉग में दिखाया था कि चाथम सॉमिल में भी एक बंकर बना था, वो भी पहाड़ी के अंदर बना हुआ है, कोई अलग से निर्माण कार्य नहीं हुआ है जो बाहर से दिखे। तो पहाड़ी के अंदर होने की वजह से ऊपर घास वास लगी है, पेड़ लगे हुए हैं, तो किसी को ऊपर से अगर बम डालना है तो लोकेशन नहीं पता चलेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी समुद्र का किनारा सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है। देखिए, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी शाम के समय या सुबह के समय सूर्यास्त या सूर्योदय देखने के लिए यहाँ भीड़ जरूर आती होगी। और लोकेशन भी इतना प्यारा है कि पीछे समुद्र भी है और सामने संगमरमर की पूरी पार्किंग है। तो जो रील बनाने वाले लोग हैं या फोटोग्राफी करने वाले लोग हैं, वो उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। और लेकिन यही है कि आपको सूर्य की दिशा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर सूर्य की दिशा विपरीत होगी तो बैकग्राउंड में कुछ भी दिखेगा नहीं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामने पहाड़ के ऊपर हरे भरे वृक्ष, और यही है शायद हमारा जो हम जा रहे हैं कार्बन कोव बीच, जो सामने दिख रहा है। ये बीच देखिए दोस्तों, यू शेप में बना हुआ है या फिर उल्टा सी शेप में मान सकते हैं आप। तो लेकिन बीच में आपको कुछ भी, कोई भी एक भी बोट या वाटर स्पोर्ट्स होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल कार्बन कोव बीच के बाहर। यह है इसका एंट्रेंस गेट। तो हम किनारे से चलते हैं अंदर। मुख्य द्वार तो बंद है, जो लोहे का गेट लगा हुआ है, तो पदयात्रियों के लिए शायद इधर से ही व्यवस्था होगी जाने की। और एक यहाँ से पगडंडी जा रही है और एक रास्ता सीधा चला गया है आगे। ये देखिए, किनारे पूरी बोट्स एक लाइन से लगी हुई हैं, जो इस बात को इंगित कर रही हैं कि अभी वाटर स्पोर्ट्स बंद है। इधर किनारे देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूर्ति और गमले बनाए जा रहे हैं, और ये लाइन से बोट्स लगी हुई हैं। ये सारी स्पीड बोट्स हैं। अब दोस्तों ज़रा अपना ध्यान स्क्रीन पर रखिएगा। ये देखिए, एक लाल झंडा फहर रहा है। ये लाल झंडा इस बात का प्रतीक है कि अभी खतरा है, मतलब समुद्र में अभी नहीं जाना है, समुद्र में अभी खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि लहरें बहुत तेज़ हैं, रफ सी है, तो हमारा नाव पलट सकता है, या कोई वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उसमें दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अभी लाल झंडा फहराया गया है। ये देखिए दोस्तों, एक ये बॉक्स के आकार का पड़ा हुआ है, ये अंदर से खोखला है, और ये जो सामने पुल बना हुआ है वो इसी तरह के खोखले वो से बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के किनारे ये पुल बनाने का क्या मतलब है, इसका क्या फ़ायदा है, क्यों बनाया गया होगा। तो ये पुल इसलिए बनाया जाता है ताकि जो नाव बिल्कुल समुद्र तक नहीं आ सकती है, या जेट स्की है या स्पीड बोट्स हैं, तो वहाँ उस पर बैठने के लिए इस पर हम चल के जा सकते हैं। और ये दोस्तों दूसरा जो मार्ग है, ये मुख्य प्रवेश द्वार से आया हुआ है। तो इस पे अगर आप सीधे जाएंगे तो ये देखिए, एक स्नैक्स की दुकान है यहाँ पर, और आगे जाएंगे तो एक होटल पड़ता है और एक कार्यालय बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आगे हैं। तो दोस्तों, कार्बन कोव बीच को देखने के बाद हम चलते हैं वापस, और आप सामने देखिए पानी कितनी तेज़ टकरा रहा है पत्थरों से। और अभी रास्ते में 1-2 बंकर और हमें देखना बाकी है। दोस्तों, हम बंकर को बाहर से ही देख सकते हैं। एक चाथम सॉमिल का बंकर था। ये देखिए दोस्तों, एक और बंकर सामने है पहाड़ी में बना हुआ, और ये सारे बंकर समुद्र तट पर बनाए गए थे, ताकि अगर समुद्र से अटैक होता है, कोई किसी शिप से सैनिक आते हैं, तो उनको हम निशाना बना सकें। दोस्तों, अभी चाथम वाला जो बंकर था, उसके अतिरिक्त हम किसी बंकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर में
या तो एक तो पहाड़ी के बीच में दिखाया आपको, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है अभी, और बाकी जो जहाँ पर जाने का रास्ता भी है वहाँ पर इतना ज़्यादा जंगल हो चुका है कि उसके अंदर सांप बिच्छू ही होंगे और कोई नहीं जा सकता। तो ये देखिए दोस्तों पानी का वेग, अभी ये शायद ज्वार का समय शुरू हो गया है तो पानी बढ़ना शुरू हो रहा है समुद्र के अंदर, और 2-3 घंटे के बाद अगर हम देखेंगे तो ये जितना भी दिख रहा है सामने पत्थर, ये सारा पत्थर पानी में चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बंकर है, वो बंकर जो गाड़ी खड़ी हुई है ट्रक उसके बगल में बना हुआ है। ये नीचे वाला तो वाटर ड्रेन का सिस्टम है। ये देखिए ये है एक और बंकर, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था कि सारे में झाड़ी झंकाड़ी लगी हुई है, तो अंदर जाकर देखने वाला लायक कुछ नहीं बचा है। और ये देखिए दोस्तों एक सामने ये बंकर है, ये देखिए। तो बंकर कहीं कहीं पर बंकर के सामने बोर्ड भी लगा हुआ है कि भाई ये बंकर है। तो अभी हम दोस्तों वापस पोर्ट ब्लेयर आ चुके हैं और ये गांधी पार्क है जिसके सामने से हम जा रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे सीधा पंजाबी ढाबा पर और वहाँ पर भोजन करने के बाद में फिर आएंगे महात्मा गांधी पार्क में, और फिर ये पार्क देखने के बाद चलेंगे होटल। तो दोस्तों अभी समय हो गया है 12:45 और हम पहुंच गए हैं पंजाबी ढाबे पर। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है पंजाबी ढाबा। ये बोर्ड छोटा सा लगा हुआ है क्योंकि ये बोर्ड का मोहताज है नहीं ढाबा, इसके अपने फैंस हैं वही आते हैं खाने के लिए। और ये सीधी रोड आई है जो जा कर के आगे घंटाघर के पास मिल जाती है। और ये दोस्तों वन वे होने की वजह से सारी गाड़ियाँ इधर से होके जा रही हैं। ये आसपास का लोकेशन है दोस्तों। कार्बन को बीच घूमने के बाद में काफ़ी भूख लग चुकी है, तो हम भी चलते हैं ढाबे के अंदर और देखते हैं कि खाने के लिए क्या मिलता है। तो दोस्तों जब तक कि हमारा खाना तैयार हो रहा है तब तक कि मैं आपको और ढाबे का थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पंजाबी ढाबा है और पंजाबी रसोई के नाम से भी एक रेस्टोरेंट है जो जोमेटो या स्विगी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो उसमें दिखाता है। अगर आपने गलती से उससे खाना ऑर्डर कर दिया तो फिर आपको कंप्लेन करने इनके पास आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मार्केट में किसी से पूछेंगे तो आपको यहाँ का एड्रेस पता मिलेगा, और ऑनलाइन तो कोई भी दूसरे नाम से बेवकूफ़ बना देता है। तो ये है दोस्तों छोटा सा होटल। तो यहाँ से हम खाना खा चुके हैं और अब हम निकलते हैं गांधी पार्क के लिए। दोस्तों पंजाबी ढाबे से गांधी पार्क की दूरी लगभग 10 से 15 मिनट की है, तो हम जल्दी ही पहुँच गए हैं गांधी पार्क के द्वार पर। यहाँ पर कोई एंट्री फीस या कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर एंट्री फीस होती तो कोई गार्ड भी बैठा होता टिकट चेक करने के लिए। तो टिकट काउंटर भी कोई बाहर है नहीं, तो हम चलते हैं निर्बाध रूप से अंदर। एक छोटा सा दरवाज़ा अभी खुला हुआ है। इससे पहले दोस्तों हम पार्क के अंदर जा पाते हैं, हमारी नज़र पड़ी एक आइसक्रीम वाले पे। तो हम लोग खाना खा के आए ही थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक आइसक्रीम खा ली जाए। तो हम आइसक्रीम खाने के लिए इनके पास आ गए हैं। अभी जो आइसक्रीम ये आप बनते हुए देख रहे हैं ये 20 रुपए की एक आइसक्रीम है। सबका को एकदम स्पेशल वाला दो। जरूर सर, जरूर। है बटरस्कॉच मिक्सचर हो गया, सारे एक ही है जी, एक फ्लोर में सब कुछ दे रहे हैं। कितना का? ये भी 20 का। दोस्तों आइसक्रीम का टेस्ट 20 रुपए के हिसाब से ठीक ही था। ज़्यादा महंगी होती तो उस हिसाब से हम अपेक्षा करते, लेकिन ठीक था। बाथरूम के ऊपर से दांतों के रंग मिल गया। अरे पीछे गिर गई तो माऊ है। ये दोस्तों हमारे पार्क के अंदर प्रवेश करते ही सामने गिरगिट दिख गया है। ये जो गिरगिट दिख रहा था उसी के पीछे एक दीवार है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक ऊँट बना हुआ है और ऊँट के बगल में एक शेर बना हुआ है और पीछे एक चिंपैंजी बना हुआ था, और उसके सामने ये रोड जा रही है। बाहर की रोड आप देख सकते हैं, बगल में ये बरगद का पेड़ लगा हुआ है, काफ़ी ऊँचा है। तो हम चलते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सामने मुझे एक बोर्ड नज़र आ रहा है, बोर्ड के पीछे झील है। अब ये झील कितनी लंबी है तो देखना होगा हमें, लेकिन बोर्ड पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि किस तरफ क्या क्या इस पार्क के अंदर देखने वाला या कुछ काम करने वाला है। तो इसमें मुझे टिकट पटल, बाल ट्रेन, गो अराउंड, मतलब ये शायद वॉकिंग ट्रैक होगा जिसमें हम अभी चल रहे हैं, और ये पूरा झील के चारों तरफ से घूम के आता होगा। ये दोस्तों टॉय ट्रेन वाला सेक्शन है, इसमें रेल की पटरियाँ और शेड के अंदर वो टॉय ट्रेन दिख रही है। ये बगल में टिकट काउंटर बना हुआ है,
और आगे कुछ और राइड्स बनी हुई हैं। तो हम चल के देखते हैं कि टिकट का प्राइस क्या है और ये सेवा कब शुरू होगी, क्योंकि हमारे अलावा और कोई पार्क में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये है दोस्तों यहाँ का जो राइड्स का टिकट का प्राइस है। तो टिकट काउंटर अभी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि लंच टाइम हो गया है। तो अभी बज रहे हैं 1:30 और 2 बजे खुलने की उम्मीद है। अगर 2 बजे तक खुलता है, क्योंकि केवल हमारे लिए अकेले के लिए तो चलाएंगे नहीं, तो अगर 2 बजे तक कुछ लोग और आ जाते हैं और राइड शुरू होती है तो हम भी एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। अगर नहीं शुरू होती है तो फिर हम यहाँ से वापस होटल की तरफ चलेंगे। तब तक हम इस पार्क के अंदर और जो बनी हुई हैं चीज़ें वो सारी देख लेते हैं एक एक करके। तो ये एक पूल बना हुआ है जिसके किनारे में चल रहा हूँ अभी, और सामने ये एक और राइड है और सीधे वॉकिंग ट्रैक गया हुआ है। वॉकिंग ट्रैक गया है और दोस्तों इसके बगल में एक फिर आरओ का प्लांट लगा हुआ है और सामने बैठने के लिए शेड बनाया हुआ है। काफ़ी सजावट की गई है इसमें और कुछ लोग आगे सामने घूम रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वॉशरूम बना हुआ है और आगे झील ये काफ़ी लंबी है, कम से कम 2 किलोमीटर तक की एरिया में होगी और जंगल भी काफ़ी है। तो ये भी एक फ़ोटोग्राफी के प्रेमियों के लिए काफ़ी अनुकूल जगह है, जहाँ पर आप कुछ समय रिलैक्स भी कर सकते हैं और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, रील भी बना सकते हैं। ये दोस्तों ओपन जिम बना हुआ है और लेकिन मुझे स्पीड बोट या वाटर बोट, पैडल बोट, कोई भी बोट नज़र नहीं आ रही। अगर बोट होती तो उसमें भी हम आधा 1 घंटे, क्योंकि झील इतनी बड़ी है कि अगर एक राउंड भी लगाएंगे तो आधा घंटे लग जाएगा आराम से स्पीड बोट में। और जो पैडल बोट होती है उसमें तो थोड़ी दूर में ही, आधा घंटा में जाएंगे तो थोड़ी दूर ही जा पाएंगे। तो ये तो एक साइड हम आए थे जिधर बोर्ड लगा हुआ था, उससे एक साइड आए थे, उधर ये चीज़ें बनी हुई हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों बोर्ड जहाँ लगा था उसके लेफ्ट में और उधर चल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। तो अभी हम आ गए हैं दोस्तों बोर्ड के लेफ्ट साइड में। ये देखिए, ये वही झील है जहाँ हम बोर्ड देखे थे। उसके आगे इधर एरो के निशान बना हुआ था और गांधी प्रतिमा एक लिखा हुआ है, एक जापानी मंदिर लिखा हुआ है और उसके साथ में बच्चों के झूले लगे हुए हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पर प्रमुखता से हम देख सकते हैं। तो हम चल के देखते हैं इन तीनों चीज़ों को एक एक करके। दोस्तों ये पार्क काफ़ी ऊंचाई पर है और लेयर बाय लेयर चीज़ें हैं। आप चाहे बाहर से देखेंगे या यहाँ से देखिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहाड़ी एरिया में खेती होती है, या मुन्नार कभी आप गए हों तो वहाँ पे जिस प्रकार से खेत एक के ऊपर एक सीढ़ी जैसे दिखते हैं, वैसे ही बाहर से दिखते हैं। और ये दोस्तों है गांधी प्रतिमा जाने का रास्ता और सामने गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए, वो कोई किताब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कहीं बच्चों के खेलने वाले झूले यहाँ पर लगे हुए हों, वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं। और ये दोस्तों एक स्टैचू टाइप का कुछ बना हुआ है, लकड़ी का ही बना हुआ है, पेड़ को शायद काट के, और सामने लगे हैं बच्चों के खेलने वाले झूले और लोहे की बेंच बनी हुई है। और इसके साथ ये कुछ पेड़ काटा गया है और सामने सीमेंट की बेंच है। और ये पार्क है, ये पार्क बना हुआ है दोस्तों और यहाँ पर एरो लगा हुआ है जापानी मंदिर का। जापानी मंदिर हम जाके क्या करेंगे, लेकिन हम झूले की तरफ जरूर चलेंगे। तो एक तो कुछ झूले तो ऊपर लगे हुए हैं, तो सामने दिख रहा है दोस्तों जापानी मंदिर हट के अंदर। तो जापानी मंदिर हमारे जाने का कोई काम है नहीं और बच्चों के खेलने वाले झूले से टाइम भी नहीं मिलेगा। तो हम चलते हैं बच्चों वाले झूले पर और यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करके फिर होटल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 6:45 बज चुके हैं और हम गांधी पार्क घूम कर होटल गए थे और वहाँ विश्राम करने के उपरांत पहुँच चुके हैं मरीना पार्क।
मरीना पार्क के बाहर आपको मेले जैसा दृश्य लग रहा होगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि क्रिसमस का समय है, तो क्रिसमस और न्यू ईयर को मिलाकर यहाँ पर एक आयोजन किया जाता है। उस आयोजन को देखने के लिए ये भीड़ हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों एक आप देख सकते हैं वो बनाया गया है मंच। उस मंच के ऊपर बच्चे और यहाँ के जो कलाकार हैं वो लोग गाना नृत्य इस तरह के प्रस्तुति देते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी चहल पहल हो गई है मरीना बीच के बाद, मरीना पार्क के बाद। आपकी जगह बार बार मरीना बीच मेरा मुझे इसलिए नहीं होता है क्योंकि चेन्नई में मरीना बीच में कई बार गया हूँ और वहाँ पर इससे भी कई गुना ज़्यादा भीड़ होती है और काफ़ी दूर तक का काफ़ी बड़ा एरिया है मरीना बीच का, जहाँ पर रात में जनवरी के मौसम। तो ये देखिए दोस्तों सामने एक मोबाइल का डांस कर रही है। आयोजन तो एक के बाद एक कई हुए थे, कई प्रस्तुतियाँ हुई थी, लेकिन एक तो डांस मैंने दिखाया और एक इन अंकल जी की आवाज़ सुनिए। दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य आयोजन थे, मुख्य प्रस्तुतियाँ थी जिसमें गाना था, नृत्य था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और अभी बच्चे स्टेज पर चढ़कर डांस कर रहे हैं। तो तब तक मैं आपको आसपास का दृश्य दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको मरीना पार्क के अंदर लेके चलूँगा। वहाँ पर कुछ स्मारक बने हुए हैं, एक टैंक खड़ा है और एक ये टैंक 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें प्रयोग हुआ था। उसके अलावा एक और बंकर के टाइप का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, तो उसमें 2 बंदूक की नलियाँ निकली हुई हैं, वहाँ लेके चलूँगा। तो ये था दोस्तों यहाँ से जो मैंने आपको चारों तरफ का व्यू दिखाया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मरीना पार्क के अंदर और वहाँ पर दिखाता हूँ क्या क्या वस्तुएँ रखी हुई हैं और क्या। तो ये दोस्तों सबसे पहला चीज़ है जो बंकर है जिसमें 2 बंदूक की नलियाँ निकली हैं और ये जो कांच का दिख रहा है ये परमवीर चक्र जो विजेता है उनके लिए ये स्मारक बनाया गया है, उनका मेमोरियल है। इसमें आपको परमवीर चक्र पाने वाले जितने भी सैनिक हैं हमारे, उन सब का डिटेल लिखा हुआ है कि वो कहाँ पर कैसे क्या इतिहास था उनका। और ये दूसरा गेट है, उस गेट से आएंगे तो सबसे पहले आपको नेताजी की ऊंची प्रतिमा दिखेगी और इस प्रतिमा को जल्दी ही बनाया गया है, तो इसके नीचे किसने बनाया, कब बनाया, उसका एक बोर्ड भी लगा हुआ है और इसी के बगल में परमवीर चक्र विजेता वाला स्मारक है। अब यहाँ से आगे आएंगे तो एक ये टैंक रखा हुआ है। ये टैंक 1971 में युद्ध में काम आया था और अभी ये डिकमीशन हो चुका है भारतीय सेना की तरफ से। उसके सामने ये ट्रैक गया हुआ, ये ऐसा ट्रैक पूरे पार्क में आपको मिल जाएगा। और ये जो नीली लाल लाइट जल रही है वहाँ पर एक वार मेमोरियल बना हुआ है जो 1943 का यहाँ पर जापानियों का अटैक था, वो युद्ध हुआ था, उसके संदर्भ में ये पूरा मेमोरियल बना हुआ है। और आसपास आप देख सकते हैं कि ये हरियाली काफ़ी है, LED लाइट लगी हुई है, बीच में घास का मैदान है और किनारे किनारे नारियल के भी पेड़ हैं और अन्य पेड़ भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा ठंडा वातावरण रहता है और उसके साथ समुद्री हवाएं भी बहुत अच्छी चलती रहती हैं। तो कुल मिला के शाम के टाइम में 6 से लेके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक यहाँ पर आप आराम से बैठ के ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं। ये है दोस्तों वो मेमोरियल जो
दोस्तों ये जो मेमोरियल है इसके जस्ट पीछे भी एक निकास द्वार बना हुआ है जिससे आप मरीना पार्क से बाहर जा सकते हैं या अंदर आ सकते हैं। तो उस द्वार पर भी 4-5 दुकानें लगी हुई हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्नैक्स की दुकानें हैं, भुट्टे मिल रहे हैं, कटे हुए आम मिल रहे हैं, कच्चे आम, और बेलपुरी मिल रही है, इस तरह की चीज़ें, आइसक्रीम भी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से लेकर आराम से बैठ सकते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर फुल मून है, तो फुल मून की वजह से ज्वार बहुत तेज आ रहा है, और ज्वार को देखने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ क्योंकि मुझे दूर से दिखा, लोग भाग रहे थे, तो जब ध्यान से देखा मैंने तो पानी ऊपर आ रहा था, मतलब करीब 10 फीट 12 फीट की ऊंचाई पर ये मरीना पार्क बना हुआ है समुद्र तल से। तो वहाँ 10 फीट की ऊपर तक पानी आ रहा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह की लहरें ऊपर तक आ रही हैं जिसकी वजह से लोग भीग रहे थे तो भाग रहे थे। और किनारे जो बैठने वाला है, देखिए फुटपाथ, तो जो वॉकिंग ट्रैक है वो तो पूरा का पूरा गीला हो ही रखा है पानी से। किनारे जो बैठने के लिए पटरी बनाई गई है ना, बेंच टाइप से लंबी सी, ये भी पूरी गीली हो रखी है। तो इसको दिखाने के लिए मैं किनारे आपको लेके आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पानी ऊपर आ रहा है। ये जो सामने दोस्तों लाइन आपको दिख रही है, एक पुल नुमा दिख रहा है, ये राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स क्लब का जो आबरदीन जट्टी में ही है, वहाँ से बड़ी बोट को पकड़ने के लिए ये पूरा पुल टाइप का बना हुआ है। इस तरह का पुल गोवा में भी बना हुआ है, अगर आप गए होंगे तो देखा होगा, जहाँ पर अजय देवगन की मूवी की शूटिंग भी हुई है, जिसमें वो इसी तरह का कुछ पुल पे रहते हैं और साइड में जो लाइट लगी हुई है उसको काटते हैं, और उस मूवी का नाम है सिंघम। तो सिंघम का दृश्य आपको याद आ गया होगा। तो उसी तरह का ये लंबा पुल बना हुआ है, जो रॉस आइलैंड और नॉर्थ वे आइलैंड के लिए बड़ी नाव जाती हैं, उस नाव तक पहुंचने के लिए इस पुल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हम वॉकिंग ट्रैक पर चलते चलते पहुंच गए हैं बच्चों वाले सेक्शन में, जहां पर बच्चों के लिए तमाम झूले लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ अभी उस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद में यहीं पर आपको दिखाई देगी। जितने भी बच्चे थे वो सभी अभी झूले पर हैं, कुछ स्लाइडिंग वाले पर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं ज़मीन में खेल रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे बीच में झूले वाले सेक्शन में हैं और किनारे किनारे उनके पेरेंट्स हैं। और ये काफ़ी लंबा सेक्शन है, तो यहाँ पर झूले बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 झूले हों। और इससे जब आगे बढ़ेंगे तो सामने जहाँ लाइट जल रही है वहाँ पर है कैफेटेरिया, और उस कैफेटेरिया में आपको खाना तो नहीं मिलेगा, भोजन तो नहीं मिलेगा प्रॉपर, दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन आपको फ्राइड राइस मिल जाएगा, आमलेट, अंडा, नूडल्स और पेटीज, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और उसी के कैफेटेरिया के जस्ट पीछे की तरफ एक पेड टॉयलेट है, वॉशरूम है, तो अगर वॉशरूम का उपयोग करना हो तो उधर जा सकते हैं। और ये है वो पुल जो मैंने आपको दूर से दिखाया था। ये है दोस्तों बच्चों वाला सेक्शन, यहाँ पर इस प्रकार के झूले लगे हुए हैं। और ये सब देखने के बाद अब हम चलते हैं थोड़ा और दूसरे सेक्शन में देखने के लिए। ये एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति लगी हुई है बच्चों वाले सेक्शन के जस्ट बगल में। और अब हम चल चुके हैं दोस्तों पंजाबी ढाबे के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8:45। अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो खाना ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने 8:45 बजे वहाँ से विदाई ले ली। और अब हम पहुँच गए पंजाबी ढाबे के बाहर। भीड़ आप देख सकते हैं, इसमें से ज़्यादातर लोग पैकिंग वाले हैं। ये है यहाँ का रेट लिस्ट, और ये देखिए दोस्तों भीड़ यहाँ पर। एक रोटी के लिए ज़्यादातर लोग 3-4 कर्मचारी तो केवल रोटी बना रहे होते हैं। और ये हमने ऑर्डर किया है आज खाने के लिए, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 3 सब्जी और रोटी का ऑर्डर करने का मेरा 400-450 रुपये लगा। उसमें हम 3 लोग 4 लोगों ने खाना खाया, 3 लोग मान लो 3 लोगों ने खाना खाया, तो बहुत ही वाजिब रेट है। और वेजिटेरियन खाना इस तरह के आइलैंड पे बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि सब्जियां ज़्यादातर मेनलैंड से ही जाती हैं। तो अभी समय हो रहा है दोस्तों 9:30, और हम निकल चुके हैं होटल जाने के लिए। ये आप देखिए दोस्तों, ये कैपिटल सिटी है अंडमान की, लेकिन 9:30 बजे ही आपको ज़्यादातर दुकानें बंद नज़र आने लगी होंगी।
और इसका कारण ये भी है कि ये मुख्यतः टूरिस्ट पर आश्रित रहने वाला क्षेत्र है। तो जो 6 महीना अभी शुरू हो गया है, मतलब सितंबर से लेकर और मार्च तक मान लीजिए 6 महीने का ही इनका सीज़न रहता है, 6-6.5 महीने का। तो उस समय ही इतनी चहल पहल नज़र आ रही है। अगर आप ऑफ सीजन में आएंगे गर्मी में, जैसे जून में, जुलाई में, तो दिन तो लंबा होता है लेकिन इतनी ज़्यादा चहल पहल आपको नज़र नहीं आएगी। अब ये देखिए दोस्तों, मरीना पार्क 9:30 बजे पूरा सन्नाटा पसर चुका है। ये 2-4 पुलिस वाले खड़े हैं लोगों को भगाने के लिए, और भगा भी रहे हैं कि चलो यहाँ से। और ये सामने भी देख सकते हैं आप, पूरा सन्नाटा पसर चुका है 9:30 बजे। तो इस हिसाब से आपको अपना जो टूर प्लान करना है पोर्ट ब्लेयर का, उसी हिसाब से करिएगा कि कितने बजे तक क्या क्या डेस्टिनेशन आप वहाँ पर क्या क्या टूरिस्ट पॉइंट कवर कर लेंगे। तो हम दोस्तों होटल, ये दोस्तों यूनिवर्सल टेम्पल है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो दोस्तों अब हम अपने होटल पहुंचने वाले हैं और कल हम जाएंगे चिड़िया टापू। और चिड़िया टापू एक ही डेस्टिनेशन हम कल कवर कर सकते हैं, क्योंकि कल हम घूमेंगे या तो गोगो बस मिल गई तो गोगो बस में, अगर गोगो बस नहीं मिली तो भी हम सरकारी बस में ही घूमेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप दिसंबर लास्ट में आ रहे हैं, क्रिसमस के आसपास, न्यू ईयर के आसपास, तो आप तिरंगा पॉइंट या मरीना पार्क के आसपास में ही कोई होटल बुक करिए, जिससे आपको जो शाम वाला आयोजन है वो आराम से वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा मरीना पार्क घूमने के लिए। तो मैं अभी अपने होटल में पहुँच चुका हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।